कल आप लोगों से मैंने बात की थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है। तो आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं, फिर हम आज की डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट करें, सपोज करते हैं हमारे पास ये एक वॉल्यूम है, राइट, एक बॉक्स है। इस बॉक्स का वॉल्यूम है मेरे पास V, और इस वक्त जो टेम्परेचर है मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है T1, ठीक है। मैंने इसका टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 किया, नतीजतन ये बॉक्स जो है ये इसने अपने वॉल्यूम को चेंज कर लिया, यानी बॉक्स एक बड़ा बॉक्स बन गया मेरे पास। इसको मैं कह रहा हूं V2, पहले वॉल्यूम को कह रहा हूं V1 और दूसरे वॉल्यूम को कह रहा हूं V2। तो ये जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं डेल्टा V यानी V2 माइनस V1, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम में आने वाला चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरीके से हम कहते हैं वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, इट ऑल डिपेंड अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। बिल्कुल वही लॉजिक लगेगी जो कल मैंने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के टाइम पे लगाया। कितना चेंज आ रहा है, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल वैल्यू, कितना चेंज आ रहा है, इट डिपेंड अपॉन कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने काम किया, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल है V1 डेल्टा T के। और जब हम ये प्रोपोर्शन हटाते हैं तो हम इज इक्वल टू लगाते हैं, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है बीटा, तो साथ में हमारे पास आ जाता है V1 डेल्टा T। आमतौर पर इसको V लिखते हैं, V का मतलब होता है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आप V1 लिखते हैं, V लिखते हैं, ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अगर मैं इस बीटा की वैल्यू निकालूं तो V1 डेल्टा T मल्टीप्लाई यहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा T। इस बीटा को हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करें, 1 डिग्री, तो इनिशियल वॉल्यूम के लिहाज से वॉल्यूम कितना चेंज होगा, बिल्कुल कल वाली बात है। कितना वॉल्यूम चेंज होगा इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर के लिहाज से। चूंकि मैं वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहा हूं तो जो कोफिशिएंट है उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। कल हम लोगों ने कहा था लेंथ का, तो वो था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो कितना वॉल्यूम चेंज होगा, वैल्यू कितनी होगी वॉल्यूम चेंज की। चूंकि वो वैल्यू है इसलिए हम लफ्ज इस्तेमाल करें कोफिशिएंट। हम जानते हैं वॉल्यूम हो या चेंज इन वॉल्यूम हो, यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम के यूनिट क्यूबिक मीटर, और टेम्परेचर का हम SI यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, केल्विन। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल, केल्विन इनवर्स, या जिसको हम डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी कहते हैं। तो चाहे टेम्परेचर आप सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, केल्विन में मेजर कर लें, जो मर्जी लिख लें, ये दोनों यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के लिए। ओके, तो ये है हमारे पास, ये सारे हमारे पास जो टॉपिक है ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इस बीटा की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए क्योंकि इसको हम अगली डेरिवेशन में यूज करने जा रहे हैं। तो उसको देख लीजिए, अगर कोई सवाल हो तो आप बताइए, वरना मैं डेरिवेशन की तरफ मूव करता हूं। ये डेरिवेशन हमारे पास एग्जाम में, टॉपिक एग्जाम में आता है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन ये है कि हमसे वो कहता है प्रूव दैट कि जो बीटा है वो इक्वल है 3 अल्फा के, सही है। और बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा होता है कि अल्फा बराबर है, अब 3 जो है अल्फा के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 3 वहां जाकर क्या होगा, तो बीटा अपॉन 3, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/3 बीटा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा होता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस डेरिवेशन का मैं आंसर करने जा रहा हूं। और मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज वी हैव ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये अहम बात है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने अहम बात लिखी है। इसका मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ इनिशियल, जो उसका टेम्परेचर है मेरे पास, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T1, और उसका टेम्परेचर मेरे पास कितना है, T1 है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ इस किस्म का मेरे पास एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। इस बॉक्स की मेरे पास 3 डायमेंशन है। इस साइड की लेंथ को मैं कह रहा हूं L, इसको मैं कह रहा हूं इसकी विड्थ,
W, और इसको मैं कह रहा हूं इसकी हाइट है h। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो तीनों साइड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं LWH, तो ये मेरे पास वॉल्यूम बन गया, जिस वक्त टेम्परेचर मेरे पास कितना है T1 है। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर इज चेंजेस टू T1 प्लस डेल्टा T। अच्छा, जो इनिशियल टेम्परेचर है यहां पे मैंने उसको T1 लिखा है, अगर मैं उसको T लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात जरा समझ लें आप लोग इसको। आमतौर पर हम करते ये हैं कि डेल्टा T का मतलब होता है T2 माइनस T1, तो ये माइनस का T1 इक्वेशन के इस तरफ लेकर आ जाओ, तो ये प्लस का T1 प्लस डेल्टा T किसके बराबर होता है T2 के बराबर होता है। तो सेकंड टेम्परेचर को लिखने का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट टेम्परेचर में चेंज को ऐड कर दो। ये अच्छी तरह समझ लो, ये एक तरह फलसफियाना तरीका है हमारा लिखने का, या ये समझ लो साइंटिफिक राइटिंग इस किस्म की होती है, ठीक है। बजाय हम ये लिखने की कि सेकंड टेम्परेचर T2 है, हम क्या करते हैं जो भी फर्स्ट टेम्परेचर है उसमें चेंज को ऐड करेंगे। तो जब भी फर्स्ट वैल्यू में चेंज को ऐड करोगे तो ये हमेशा किसके बराबर होता है सेकंड वैल्यू के। अच्छी तरीके से बात को नोट रखना। तो मैंने अगर फर्स्ट टेम्परेचर लिया हुआ है T, तो मेरा सेकंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टेम्परेचर में चेंज को ऐड कर दो, दिस इज द सेकंड टेम्परेचर। तो अगर मैंने टेम्परेचर ये चेंज किया है, नाउ जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। उस वॉल्यूम को मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम को ऐड कर रहा हूं, बिल्कुल यही टेक्निक फॉलो कर रहा हूं। तो अगर मैंने फर्स्ट वॉल्यूम को क्या बोला हुआ क्लास, फर्स्ट वॉल्यूम को मैंने बोला हुआ V, ठीक है। तो मैं सेकंड वॉल्यूम को क्या कहने जा रहा हूं, फर्स्ट वॉल्यूम में चेंज को ऐड कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल आसान सी बातें समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V प्लस डेल्टा V है, वॉल्यूम चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, इसलिए कि लेंथ चेंज हुई हीट अप करने से, विड्थ चेंज हुई हीट अप करने से, और हाइट भी चेंज हो गई। यानी ये भी साइड चेंज हुई होगी इस तरीके से, ये भी इस तरह चेंज हुई और ये भी चेंज हुई, सही है। तो लेंथ चेंज होके L डैश, विड्थ चेंज होके W डैश, और हाइट चेंज होके H डैश। तो ये सारी साइड हमारे पास क्या चेंज हुई होगी। तो L डैश, W डैश, H डैश, ये डैश का मतलब समझ में आया। इसका मतलब है हीट अप करने के बाद लेंथ, विड्थ और हाइट में आने वाला चेंज। अब अगर ये ठीक है बात, तो आपको मैंने कल एक बात याद करवाई थी। मैंने कहा था जब भी फाइनल लेंथ मुझे लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ कल का है ना, इनिशियल लेंथ, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कल का लेक्चर आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय। मैंने कहा था अगर फाइनल विड्थ मुझे लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, इनिशियल विड्थ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने आपसे कहा था अगर मुझे फाइनल हाइट लिखनी है तो इनिशियल हाइट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि V प्लस डेल्टा V मेरे पास किसके बराबर, LWH, क्योंकि सब मल्टीप्लाई के अंदर है मेरे पास, सॉरी सब मल्टीप्लाई के अंदर है मेरे पास। तो L, W और H, L, W और H, इसको मैंने लिखा। फिर ब्रैकेट तीनों सेम है, तो एक बार ब्रैकेट डालिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और पावर कितनी डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। ओके, तो ये हमारे पास यहां तक हम डेरिवेशन पे पहुंच गए। इसमें आप देखिए LWH, LWH किसके बराबर है, V के बराबर है। तो मैं V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V, इस LWH की जगह पे क्या लिख रहा हूं, V, और ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी रेज टू पावर 3। यहां तक मैं करने में कामयाब हो गया। बताइए यहां तक डेरिवेशन आसान है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है, इसको मैं इस टर्म को, ये जो सबसे नीचे है, इसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी रेज टू पावर कितनी है, 3 मेरे पास। तो ये किसके बराबर है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब अगर ये फॉर्मूला हमें आता है, जैसे कि ये फॉर्मूला हमें आता है, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए इस चीज को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। मतलब ये जो मेरे पास है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मैंने लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पावर 3। तो ये जो 1 है मेरा, ये किसके बराबर होगा, ये 1 मेरा 1 जो है वो 1 पर है, ठीक है, पहले टर्म है। और ये जो पूरा अल्फा डेल्टा टी है, इसको मैं क्या मान सकता हूं, b, तो वही a प्लस p की पावर 3। तो मैं इसको आज एक्सपेंड करने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करूंगा, यानी a क्यूब, यानी पहली टर्म की पावर 3, तो 1 की पावर 3
प्लस फॉर्मूला कह रहा है 3 अप्लाई करो, मैंने 3 अप्लाई किया, फॉर्मूला कह रहा है पहली टर्म यानी a लिखो, तो a टर्म क्या है 1, तो 1 पे स्क्वायर, फिर फॉर्मूला कह रहा है दूसरी टर्म लिखो, तो दूसरी टर्म क्या है मेरे पास अल्फा डेल्टा टी, मेरा ख्याल है आसान सी बात है, ठीक है। प्लस फॉर्मूला कहता है प्लस, तो मैंने प्लस अप्लाई किया, फॉर्मूला कह रहा है 3 लिखो, मैंने 3 लिखा, फॉर्मूला कह रहा है a यानी फर्स्ट टर्म लिखो, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, फिर फॉर्मूला मुझे कह रहा है सेकंड टर्म की पावर आपने 2 लिखनी है, तो जो सेकंड टर्म की पावर 2 है, तो सेकंड टर्म d मेरे पास क्या है अल्फा डेल्टा t, राइट। और फिर फॉर्मूला मुझे कह रहा है कि जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर पावर 3 लगाओ, तो सेकंड टर्म क्या है अल्फा डेल्टा t, तो मैंने अल्फा डेल्टा t लिख दिया, तो मेरा कहना है ये सब आसान सा होगा। अब इसको अगर मैं मजीद सॉल्व करूं तो 1 की पावर 3 1 होता है, प्लस 1 की पावर 2 1 होता है, तो 1 3 जा 3 और अल्फा डेल्टा t उसके साथ एज इट इज लिखा जाएगा, और प्लस 3 1 जा 3, ये स्क्वायर अल्फा पे आएगा तो अल्फा स्क्वायर, ये स्क्वायर डेल्टा टी पे आएगा तो डेल्टा टी पे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस अप्लाई किया, ये पावर 3 हमारे पास अल्फा पे आएगी तो अल्फा की पावर 3, ये पावर 3 डेल्टा टी पे आएगी तो डेल्टा टी की पावर 3, तो ये किसका जवाब आ चुका है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 3 का। तो जहां कहीं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 3 है, ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, वहां पे अब मैं ये सब कुछ लिख सकता हूं। सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, ये सब हमने इसमें कर लिया, ये हमने ऐसे साइड पर कर लिया, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट, मैं दोबारा से डेरिवेशन की तरफ आता हूं, इस स्टेप की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर है मेरे पास v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे मेरे पास v है तो मैंने v लिखा, और इस पूरी ब्रैकेट, ये जो पूरी ब्रैकेट है इसका जवाब मेरे पास ये आ चुका है, और ये मैंने जवाब लिख दिया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा t प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा t क्यूब। तो मेरा कहना अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, यही पूरी चीज मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दी। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एज अल्फा एंड डेल्टा टी आर वेरी स्मॉल, याद रखिएगा अल्फा भी और डेल्टा टी दोनों बहुत कम है। अच्छा, हमारी किताब में उसने डेल्टा टी के बारे में लिखा है, हम फिजिक्स के टीचर आमतौर पे अल्फा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अल्फा की वैल्यू चूंकि बहुत कम है, अल्फा की आमतौर पे वैल्यू 10⁻⁻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 ⁻
समझ में आ रही है? 10 लाख का हिस्सा 1 मीटर का। तो चूंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और उसका क्यूब तो और छोटा हो जाएगा। तो चूंकि ये जो अल्फा स्क्वायर है और अल्फा क्यूब है ये बहुत कम हो रहे हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब है मान लो कि ये 0 है। तो एज अल्फा एंड डेल्टा टी आर वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्टिंग इट्स हायर पावर्स, तो इसकी हायर पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो चीज बची लेफ्ट हैंड साइड पर है मेरे पास v प्लस डेल्टा v, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है v ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा t, ये बचा। तो ये है v प्लस डेल्टा v, ओके। इस v को 1 से मल्टीप्लाई किया तो v बन जा v प्लस, फिर इस v को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फा v डेल्टा t। देख लीजिए v को 3 अल्फा के बाद मैंने v लिखा और साथ में डेल्टा t, ओके। ये v और ये v, चूंकि ये v प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा तो ऑलरेडी मैंने इसको इधर से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज डेल्टा v एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 3 अल्फा v डेल्टा t। नाउ v डेल्टा t यहां पर मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t इज इक्वल टू, यहां क्या बचा 3 अल्फा। अभी मैंने वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन आपको पढ़ाया है, तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t किसके बराबर था, बीटा के इक्वल था। और राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है 3 अल्फा। तो हमारी डेरिवेशन प्रूव होगी, ठीक है, यहां जाकर हमारी डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। सर ये जो आपने v लिया है इसको हम v1 ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे डेरिवेशन में अगर आप लॉजिकली बात करेंगे तो आपको v के हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने v2 नहीं लिया, मैंने क्या लिखा है v प्लस डेल्टा v, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा v1 प्लस डेल्टा v, कोई इशू नहीं है। और देखो t1 को मैंने क्या लिखा है t, तो फिर t प्लस डेल्टा t। ये हमारा तरीका है लिखने का फिजिक्स में। मैं आपको चाहूंगा कि आप इस तरीके को सीख लें क्योंकि ये हमारे सेकेंड ईयर फिजिक्स में कई जगहों पे आएगा और आपको साइंटिफिक राइटिंग आनी चाहिए। इसके नंबर है, एग्जामिनर का इंप्रेशन है आपका, प्लीज। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास उसे हम कहते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप।
बाय मेटालिक स्ट्रिप। अब ये क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट मेटल्स को, ठीक है, इसको आप कह रहे हैं मेटल नंबर 1, इसको कह रहे हैं मेटल नंबर 2। दो डिफरेंट मेटल्स को हमने आपस में मिला दिया। जब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जब मैं लफ्ज ये कह रहा हूं आपसे दो डिफरेंट मेटल्स, इस बात का मतलब भी आपको समझना है। देखिए लॉजिकली अगर हम कहें, मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं दो डिफरेंट नंबर, तो दो डिफरेंट नंबर में एक नंबर हमेशा बड़ा होगा, एक नंबर हमेशा छोटा होगा। आप कोई से भी दो नंबर सपोज कर लीजिए अपने दिमाग में, तो दो मुख्तलिफ नंबर, तो उन दो मुख्तलिफ नंबरों की खुसूसियत ये होगी, एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। सिमिलर स्टोरी अगर मैं कहता हूं दो डिफरेंट मेटल, तो हर मेटल का अल्फा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। तो दो डिफरेंट मेटल का मतलब है एक मेटल वो है जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, और एक मेटल वो है जिसकी अल्फा की वैल्यू हमारे पास कम है, और मैंने दोनों मेटल को आपस में फ्यूज कर दिया, मिला दिया, वेल्ड कर दिया, सही है, वो दोनों आपस में मिले हुए। अब हो ये रहा है कि मैं उनको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, और मेटल को जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा। अब मेरे पास एक मेटल वो है जिसकी अल्फा की वैल्यू है मेरे पास ज्यादा, ओके, इसकी, और एक मेटल वो है जिसकी अल्फा की वैल्यू कम है। दोनों को सेम हीट दे रहा हूं, तो जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और जिसकी अल्फा की वैल्यू कम है वो कम लेंथ को इंक्रीज करेगा। लेकिन चूंकि मैंने दोनों को आपस में मिलाया हुआ है और मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो मेटल जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा है वो कम वाले के ऊपर क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो बायोमेटालिक स्ट्रिप की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब हम बायोमेटालिक स्ट्रिप को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप उस मेटल की तरफ जिसकी अल्फा की वैल्यू कम है बेंड कर जाता है। तो ऑन हीटिंग इट बेंड्स। बायोमेटालिक स्ट्रिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी? ऑन हीटिंग इट बेंड्स, हीट करने में बेंड करता है। व्हाई इट बेंड्स ऑन हीटिंग? तो मैंने उसका जवाब दे दिया, बिकॉज कि वी हैव कंबाइंड टू मेटल having different value of alpha. One has a larger value of alpha and the other has the smaller value of alpha. So the metal which has larger value of alpha will increase its length more than the metal which has less value of alpha. So क्या होगा कि वो metal जिसकी alpha की value ज्यादा है will bend over the metal which has the less value of alpha. So bimetallic strip की जो खुसूसियत है जिसको हम यूज करते हैं वो ये है कि it bends on heating. Now इसके बहुत सारे uses हैं जो हमारी किताब में लिखे हुए हैं। जिस तरह की हमारी किताब तकरीबन आधी सदी पुरानी है, मैं तो कहूंगा आधी सदी पुरानी है, इसी तरीके से इस्तेमालात है वो भी आधी सदी पुरानी को इस्तेमालात है। मिसाल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है फायर अलार्म। तो फायर अलार्म में अगर हम इसको यूज करें तो मुझे बताओ आजकल तो जो फायर अलार्म आए हुए हैं वो तो ऑप्टिकल है, यानी आग लगने से पहले धुआं होता है, पहले तो स्मोक डिटेक्टर, अब तो वो स्मोक से पहले चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इतना टाइम थोड़ी होता है आजकल की इस तरह की हफ्ता दौर में, केमिकल्स तो डिफरेंट हमारे पास हैं जो एकदम से जो है वो आग पकड़ लेते हैं। क्या हम इतना इंतजार करेंगे आग लगेगी, हीट पहुंचेगी, बायोमेटालिक स्ट्रिप बैंड करेगी और कांटेक्ट बनेगा, अलार्म बजेगा और हमें पता चलेगा, तो फिर तो सारा मामले खत्म हो गया। सो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्या बायोमेटालिक स्ट्रिप अब बिल्कुल यूज नहीं होते? इस सवाल का जवाब है नो, दे आर स्टिल इन यूज। मिसाल के तौर पर हमारे घरों में जो गीजर है, जो गैस के गीजर हैं, जो सर्दियों में हम पानी गर्म करते हैं, उनमें वो जो थर्मोस्टेट है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, उससे एक रॉड आपके जो गीजर का बर्नर है उसके साथ, जहां पे फ्लेम जलता है उधर ही उसके साथ ही एक रॉड होती है, आप देखिए एक रॉड है। वो रॉड बायोमेटालिक स्ट्रिप है जो टेम्परेचर को जाके कहा देती है, आपके थर्मोस्टेट को देती है, थर्मोस्टेट वहां से टेम्परेचर को सेंस करता है उस बायोमेटालिक रॉड की बेंडिंग से। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप स्टिल इन यूज है, लेकिन बायोमेटालिक मेटल से फायर अलार्म बनाना, बायोमेटालिक मेटल से हमें थर्मोमीटर बनाना। अब आज देख लो, आजकल तो आप फेमिलियर हो चुके हो कि जगह जगह विदाउट कांटेक्ट कितने 6 जो है वो फीट के फासले से एक बंदा, उसके पास एक टेम्परेचर गन होती है और उससे वो आपका टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है। ये कोविड-19 के जो एक मेजरमेंट है कि टेम्परेचर नोट किया जाए, बंदे का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। सो इस तरक्की याफ्ता दौर में जिसमें अब हम हैं, उसमें यह कहना है कि जी बायोमेटालिक थर्मोमीटर, तो बायोमेटालिक थर्मोमीटर इज नो मोर इन यूज, राइट। हम और ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्विच कर चुके हैं। तो यहां तक जाकर मैं इस बायोमेटालिक स्ट्रिप की बस इतनी बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो मैं आज आपको एक टास्क दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोगों ने लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, और वो सवाल ये है कि व्हाई बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स ऑन हीटिंग। तो ये आपका मैं टास्क आज दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपने इसको, मैंने समझा दिया ये क्वेश्चन आपको, ठीक है।
मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि दो मेटल हैं, एक की अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, एक की अल्फा की वैल्यू कम है, और उसे कंबाइन किया हुआ है, दैट इज द रीजन कि वो बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड करता है। इस सवाल को कि व्हाई बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड करता है हीटिंग पे, आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसको मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा आप लोग, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इसका जवाब आपने किससे ज्यादा अच्छे अल्फाजों में लिखा हुआ है। बाकी इसके जो यूजेज हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। सो व्हाई बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स ऑन हीटिंग, दिस इज द टास्क गिवन टू यू टुडे, और आई बिलीव कि कल की क्लास शुरू होने से पहले इसके जवाब मेरे पास आ जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसे हम कहते हैं गैस लॉस। दिस इज कॉल्ड गैस लॉस। याद रखिएगा, ये जो हम गैस लॉस की बात कर रहे हैं, गैस लॉस की, गैस को अंडरस्टैंड करना, गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के दो तरीके, एक है बड़े लेवल के ऊपर अंडरस्टैंड किया जाए जिसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, MACRO, मैक्रो, ठीक है, स्कोपिक, और एक है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये दोनों हमारे कोर्स में शामिल हैं सेकेंड ईयर के। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक, यानी बड़े लेवल के ऊपर। तो हम किसी गैस के बिहेवियर को समझने जा रहे हैं, और गैस के बिहेवियर को समझने के लिए जो इस वक्त स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक है, यानी गैस की वो कैरेक्टरिस्टिक जो बड़ी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। सो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद एनी गैस, 4 कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1, किसी भी गैस का होता है हमारे पास प्रेशर, तो P इज फॉर द प्रेशर। किसी भी गैस का हमारे पास होता है वॉल्यूम, सो V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। किसी भी गैस का हमारे पास होता है टेम्परेचर, तो इसको मैं अभी तो लिख रहा हूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एब्सोल्यूट का लफ्ज मैंने क्यों लिखा। और किसी भी गैस का होता है हमारे पास मोल्स, बेसिकली मोल जो है वो है मैस, या जिसको हमें कहना चाहिए अमाउंट ऑफ गैस। तो गैस का मास कितना है, तो गैस का अमाउंट कितना है वो हम किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। सो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद अ गैस। नाउ व्हाट इज अ गैस लॉ? गैस लॉ क्या होता है? इन 4 में से किसी 2 के बारे में हम रिलेशनशिप की बात करें, वो जो भी रिलेशनशिप हो, उस दौरान बाकी 2 को हमें कांस्टेंट रखना है। मसलन जब मैं आपसे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप की बात करूंगा, तो टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या रखूंगा, कांस्टेंट। नाउ दिस इज कॉल्ड बॉयज लॉ। पढ़ेंगे हम इसके बारे में तफसील से, भी मैं जरा इसकी ग्राउंड बना रहा हूं क्योंकि मेरी क्लास ऑलमोस्ट इज अबाउट टू एंड। तो जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करूंगा कि क्या रिलेशन है, तो मैं टेम्परेचर और मोल्स को क्या रखूंगा, कांस्टेंट। सो गैस लॉ क्या हुआ, किसी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान रिलेशन वो जो भी हो, कीपिंग अदर 2 कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप की बात करेंगे जिसे हम चार्ल्स कहते हैं, तो वो जो भी रिलेशनशिप है जब मैं उसको स्टडी करूंगा तो मैं प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। तो गैस लॉ की डेफिनेशन क्या बनेगी? गैस लॉ को हम डिफाइन करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस, रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस कीपिंग अदर 2 कांस्टेंट, जबकि अदर जो 2 है उसको हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट। नाउ दिस इज गैस लॉ। और ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल है, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? मैक्रोस्कोपिक, एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। हम आगे चल के पार्टिकल बेस्ड बात करेंगे, छोटे एक एक पार्टिकल के ऊपर हमारी गुफ्तगू चली जाएगी, वो माइक्रोस्कोपिक है, बट राइट नाउ वो हमारा अभी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने बॉयल्स पढ़ना है, चार्ल्स पढ़ना है, और बॉयल्स चार्ल्स को मिलाकर मैंने जर्नल गैस इक्वेशन को ड्राइव करके आपको बताना। हाँ जवाब बेटा बोलो। सर ये गैस लॉ की डेफिनेशन एक और बार रिपीट कर दें। गैस लॉ का मतलब ये कि 4 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस, जी, कीपिंग अदर 2 कांस्टेंट्स, कीपिंग द अदर 2 कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। जी, और किसी का कोई सवाल? सर मैंने आपको रीजन भेज दिया सर। नहीं, आप मुझे ठीक है, आपने व्हाट्सएप कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रॉपर एग्जाम का रीजन का क्वेश्चन समझ के, अगर ये एग्जाम में आता है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप क्यों बेंड करता है, तो इट शुड बी ए क्वेश्चन ऑफ रीजन। सो आपको एग्जाम में रीजन के लिहाज से डिस्कस करना है। तकरीबन 5 लाइनें तो होनी चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक लाइन होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने जहां तक बात की थी उससे आगे बात करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैस लॉस से रिलेटेड है। कल मैंने गैस लॉस की डेफिनेशन आपको बताई थी। तो जो सबसे पहला लॉ है गैस में, वो हमारे पास कहलाता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, बॉयज लॉ हमसे क्या कहते हैं, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए हम ये बात जानते हैं कि बॉयज ने हमें कहा था कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। और हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो और इस सिस्टम पर कुछ प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ है, अगर इसी प्रेशर को हम लोग ज्यादा कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम V1 और इस वॉल्यूम को मैं कह रहा हूँ V2, यहाँ प्रेशर को कह रहा हूँ P1 और यहाँ प्रेशर को कह रहा हूँ P2। तो आप देख सकते हैं जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, और जब प्रेशर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सो प्रैक्टिकली वी नो दैट कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए 1 अपॉन करके हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको इज इक्वल टू लगाया तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको कांस्टेंट ही लिख रहा हूं और डिवाइडेड बाय मेरे पास v है। इस v को इक्वेशन की तरफ ले जाते हैं। सो pv इज इक्वल टू, इसको मैं कर रहा हूं कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को नॉर्मली हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये k हम इस चैप्टर में बहुत जल्द एक k कांस्टेंट पढ़ेंगे जो कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वाला k वो नहीं है, ओके। तो इसको हमने एक कांस्टेंट का, इसलिए मैंने साथ में इसका नाम भी लिख दिया कि ये कांस्टेंट है हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज हमारे पास बनी है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। कल अगर आपको याद हो मैंने आपसे बॉयल्स लॉ के बारे में, सॉरी गैस लॉज में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी गैस में 4 चीजें होती हैं और गैस का लॉ क्या होता है, किसी भी 2 के बारे में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो जो भी रिलेशनशिप हो, जबकि बाकी 2 को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो आज चूंकि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं किसके दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, तो मुझे टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल यानी मास ऑफ द गैस को रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर और मास यानी अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स मास ऑफ द गैस। फिक्स मास का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स मास पे कर दिया। उसके बाद जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये है वो रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या कह रही है, आप देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब भी 2 चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट। हम कहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। यही मैंने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हिसाब से ये बात करेंगे, हमने तो बॉयल्स लॉ ये पढ़ा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस, ये बात भी ठीक है, लेकिन जो असल एक्चुअल स्टेटमेंट हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो ये रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो चूंकि इस रिजल्ट में टेम्परेचर और मास नहीं है तो वो हमने क्या रखे हुए, कांस्टेंट रखे हुए। उसके बाद हमें वो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और हमने कहा ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। अब मुझे सिर्फ आपको ये बात समझानी है कि इस कांस्टेंट का मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये प्रेशर है मेरे पास कितना है जनाब अली, 25 है, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम है मेरे पास, जिसको मैंने V1 कहा था, ये वॉल्यूम है मेरे पास 4। तो अगर मैं प्रेशर P2 बढ़ाकर कर देता हूं कितना, 50, तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाकर 50 करता हूं तो ये वॉल्यूम मेरे पास जो V2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2। तो प्रेशर जब कम था वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर को मैंने डबल किया, आप देख सकते हैं फ्रॉम 25 टू 50, तो वॉल्यूम हाफ होगा, इनवर्स रिलेशन है ना। तो मैंने 4 से 2 कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट प्रेशर और फर्स्ट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरा आंसर आएगा 100। सिमिलरली अगर मैं सेकंड प्रेशर और सेकंड वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास कितना आएगा, 100। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आंसर है अब ये कभी भी तब्दील नहीं होगा। ये मतलब होता है इस कांस्टेंट का, कब तब्दील नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर किसी सिस्टम के लिए, किसी गैस के लिए आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और उसके मास को भी फिक्स कर दें, इन दोनों चीजों को किसी सूरत में तब्दील नहीं करना, ठीक है। आप किसी सैंपल के लिए, किसी गैस के सैंपल के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट करें और मास को फिक्स कर दें, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम की जो भी रिलेशनशिप बन गई, प्रेशर और वॉल्यूम का जो भी प्रोडक्ट बन गया, वो प्रोडक्ट अब तब्दील होने वाला नहीं है। आप प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा, मल्टीप्लाई होकर आंसर दोबारा वही आ जाएगा। ये मतलब होता है इस कांस्टेंट का। और अगर ये बात ठीक है तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि फर्स्ट प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है सेकंड प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के, ये हमेशा बराबर होगा थर्ड प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के, और ये चीज चलती चली जाएगी। अगर आप कोई भी प्रेशर वॉल्यूम पीएन वीएन प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू ले लें, और ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे? कांस्टेंट के के बराबर। कांस्टेंट यहाँ के का मतलब है फिक्स वैल्यू, राइट? ये मतलब हुआ हमारे पास बॉयल्स लॉ का। जब हम बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो क्लास बॉयल्स लॉ का ग्राफ हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि इस एक्सिस पर हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके ऊपर हम प्रेशर को ड्रॉ करते हैं। और जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है हमारे पास, वो ग्राफ इस तरीके से एक कर्व आता है। तो ये कर्व जो है, ये कर्व ये बता रहा है कि जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जा रही है। और आमतौर पर इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हाइपरबोला। ये ग्राफ हमारे पास क्या कहलाता है? हाइपरबोला कहलाता है। इसको हम हाइपरबोला भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ बनाते हैं क्लास, ये भी एक अहम बात है समझने वाली, किसके दरमियान? प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स के दरमियान ग्राफ बनाते हैं। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं कि देखिए प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हमने ग्राफ बनाया है। अगर मैं इस v को ऊपर ले जाऊं तो मैं आपको यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए दिखा सकता हूं कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के इनवर्स के। आप देख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो v इनवर्स हो जाएगा। तो अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स के दरमियान ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ याद रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास। ओके, तो ये एमसीक्यूज के हवाले से अहम बात है। जब भी आप P और V के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, इट इज ए कर्व लाइन जो कि बता रही है इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स के दरमियान लाइन बनाएंगे, दिस लाइन बिकम स्ट्रेट लाइन। क्या ये अभी वही बात कर रहा है? यस। जब V इनवर्स बना रहे हैं तो यहां याद रखिएगा मिनिमम वैल्यू है, और मतलब जहां पर जीरो है, ये प्रेशर यहां पर जीरो से इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि वॉल्यूम यहां पर मैक्सिमम से किसकी तरफ जा रहा है? मिनिमम की तरफ जा रहा है। यानी वॉल्यूम की वैल्यू ओरिजिन पर ज्यादा है, और जैसे जैसे ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, वॉल्यूम की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अभी भी ये ग्राफ यही बात कर रहा है। मैंने ये बात आपको मैक्सिमम मिनिमम इसलिए लिखकर बताई है ताकि आप अपने ज़हन में ये ना बिठा लें कि जब प्रेशर जीरो है तो वॉल्यूम जीरो है। नहीं, वॉल्यूम का इनवर्स चूंकि यहां पे लिखा गया है, इसी वजह से व्हेन द प्रेशर इज जीरो तो वॉल्यूम का इनवर्स यानी वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, तो प्रेशर कम से ज्यादा हो रहा है, यानी प्रेशर यहां पर मिनिमम है और उस तरफ जाते हुए क्या हो रहा है? मैक्सिमम, ज्यादा होता जा रहा है। जबकि वॉल्यूम यहां पर मैक्सिमम है और ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी हमारे पास किसकी? बॉयल। अब अगला लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं चार्ल्स। ऐसे ना, चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है? देखिए चार्ल्स में हम जिस चीज के रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो मैं इसकी रिलेशनशिप भी आपको बताते जाऊं। हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। फिर वही बात है जो गैस लॉ की डेफिनेशन के टाइम पे मैंने आपको बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी भी दो कैरेक्टरिस्टिक गैस के या दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप की बात करेंगे तो बाकियों को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो आज आप देख सकते हैं मैं रिलेशनशिप की बात करूं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, तो बाकी दो कैरेक्टरिस्टिक गैस की जो बची वो प्रेशर और गैस का अमाउंट है, यानी नंबर ऑफ मोल या उसका मास हो गया। तो देखिए मैंने हेडिंग में, सॉरी, ये जो डेफिनेशन लिखी है मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर, यानी आपको प्रेशर को मुझे क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फिक्स मास, और मास को भी फिक्स कर दिया। तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप की हम बात करेंगे तो प्रेशर को और गैस के मास को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स मास ऑफ ए गैस। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। नाउ द रिलेशनशिप ये है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक सिस्टम है और ये रहा उसका मेरे पास वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम को मैं कह रहा हूं V1 और इसके टेम्परेचर को मैं कह रहा हूं T1। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है मैं इसको हीट अप कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जब इसको गर्म करूंगा तो हीट दूंगा तभी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो मैं इसका जब टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर मैंने इसका कर दिया T2 तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर क्या हो गया? V2। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जब वो पिस्टन पे जोर लगा रहे हैं तो पिस्टन को मूव करा के वो ऊपर ले जाएंगे।
सही है, आप हीट दे रहे हैं, मॉलिक्यूल की मोशन इंक्रीज होगी, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, पिस्टन पे जोर लगाएंगे तो पिस्टन का वॉल्यूम यानी सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। सो वी से कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बिल्कुल फिर वही बात जो हमने पहले की, अगर प्रोपोर्शनल आगे 0 लगाऊंगा तो मुझे कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को मल्टीप्लाई है, यहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो मैं लिखूंगा V अपॉन T बराबर है एक कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट को मैं फिलहाल K लिख रहा हूं, यानी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक सिंबल ले लिया और वो मेरे पास क्या है K। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने प्रेशर को और मास को फिक्स रखा है तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर यानी वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर से। जब भी डिवाइड करते हैं तो लफ्ज इस्तेमाल किया था रेशियो, तो हम कह रहे हैं वॉल्यूम टू टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो किसके बराबर है, कांस्टेंट। और यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, मास को फिक्स रखते हैं, तो रेशियो किसके दरमियान, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमारे पास। अब आप देख सकते हैं मैंने टेम्परेचर से पहले लफ्ज लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको आजकल हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ये नाम भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसका अगर कोई और नाम देना चाहें तो वो नाम है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। मुझे कुछ चाहिए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के। अब ये क्या बात है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसकी, मरी की एग्जांपल लेता हूं या हम कोयटा की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम जानते हैं कि सर्दियों में मरी में या कोयटा में जो है ना, जो कि दोनों ठंडे इलाके हैं, वहां टेम्परेचर इतना कम होता है कि टेम्परेचर 0 हो जाता है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं फर्स्ट करें मैं कहता हूं कि एट मरी की मैं बात कर रहा हूं जहां टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 0 अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे लिखना है V इज इक्वल टू कांस्टेंट जिसको मैंने K का नाम दिया था मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर मेरे पास कितना है 0, तो K को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम कितना हो गया 0। क्या हमें कभी इस किस्म की सिचुएशन सुनने में आई है कि मरी में या कोयटा में जहां टेम्परेचर 0 हो गया वहां वॉल्यूम ऑफ द गैस, एयर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर जिसको हम कहते हैं। तो ये सेंटीग्रेड 0 में भी ले सकते हैं जी, ये मैंने सेंटीग्रेड लिखा, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, अभी जरा सुनिएगा, ठीक है। तो जो गैस जो कि हमारे पास क्या, जो एयर है, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमने कभी ये नहीं सुना कि जब टेम्परेचर 0 हो गया हो तो मरी में जो या कोयटा में जो गैस है या एयर है उसका वॉल्यूम 0 हो गया। यही बात जब चार्ल्स ने सोची तो जाहिर सी बात है उसने ये बात सोची कि क्या ये लॉ गलत प्रिडिक्शन दे रहा है, गलत बात बता रहा है कि मरी में टेम्परेचर 0 या वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, या फिर कोई और मसला है। और वो मसला ये है कि जिस टेम्परेचर को हम 0 कह रहे हैं हो सकता है वो 0 ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टेम्परेचर को हम 0 कह रहे हैं वो है डिग्री का 0 यानी रिलेटिव 0। ये वैसी बात जिस तरह मैं आपसे किसी स्टूडेंट को कहूं कि यार तुम बिल्कुल 0 स्टूडेंट हो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते 0, तो क्या मेरे 0 कह देने से वो स्टूडेंट 0 हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। राइट, ये बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअल 0, असल 0, एब्सोल्यूट 0 ये क्या है? क्या हम जो टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो हमें असल वैल्यूज नहीं बता रहा? जी हाँ, वो हमें असल वैल्यूज नहीं बता रहा। तो जितने भी ये जो हमने टेम्परेचर स्केल पढ़े जिसमें हमने पढ़ा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों हमें एक्चुअल स्केल नहीं बताते। और आप एक चीज नोट कीजिएगा, और वो नोट ये रखिएगा कि सेल्सियस वाले जिसको 0 कहते हैं, फ़ारेनहाइट वाले उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं 32, और सेल्सियस वाले पानी के बॉइलिंग पॉइंट को 100 कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं 212। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन अस कि हम एक स्केल वाला जिसको 0 कह रहा है, दूसरा स्केल वाला उसको 32 कह रहा है। सो रियलिटी क्या है, असल टेम्परेचर क्या है? यहां से चार्ल्स लॉ से हमें बात समझ में आई कि हमें एक नया टेम्परेचर स्केल बनाना पड़ेगा जो टेम्परेचर स्केल हमें असल टेम्परेचर बताए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताए। मेरा ख्याल है आगे लफ्ज क्लियर हो रहा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कह रहा हूं। और वो जब हमने स्केल बनाया तो वो स्केल था हमारे पास केल्विन। अब आगे जरा बात देखिएगा क्या है। हम जब ग्राफ बनाते हैं किसके दरमियान, बिटवीन यहां पर मैं ले रहा हूं हमारे पास टेम्परेचर और यहां पर मैं ले रहा हूं वॉल्यूम, तो ये ग्राफ कुछ इस किस्म की लाइन थी, ऐसी लाइन थी, ठीक है। हम देख सकते हैं जब टेम्परेचर की वैल्यू, ओरिजिन में टेम्परेचर 0 है, हम देख सकते हैं। अच्छा, इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, इस एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया हुआ है। यहां पे जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होते होते यहां पे देखो ना, ओरिजिन पे हम ऐसे लिखते हैं 0 0। जब टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम 0 नहीं है, वॉल्यूम की वैल्यू ये है,
यानी वॉल्यूम मौजूद है, वही बात जो कि ये कह रहा था कि जब टेम्परेचर जीरो है तो ये कह रहा है वॉल्यूम जीरो है, जबकि वॉल्यूम जीरो नहीं है। तो ग्राफ भी ये कह रहा था, उसने उसको एक्सटेंड किया, जहां जाके ये हमारे ग्राफ पे टच हुआ वो जगह उसने कहा ये वो पॉइंट है जहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये डिग्री सेंटीग्रेड में -273.16 डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा। जब -273.16 मैंने बड़ा प्रिसाइज आंसर बता दिया, -273 ले लो, तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तब ये टेम्परेचर होगा, तब वॉल्यूम कम होता है, कितना हो जाएगा, जीरो। तो उसने कहा ये लाइन यहां नहीं, ये लाइन यहां पर होनी चाहिए थी। ये जो वॉल्यूम की लाइन हमने बनाई हुई है ना यहां पर, इस लाइन को यहां होना चाहिए था, और यहां से हमें एक हमारा असल जीरो, तो ये जीरो है, मतलब ये -273 वो जीरो टेम्परेचर है जिसको यहां पर जीरो पुट करने पर आंसर क्या है, जीरो। तो उसने कहा यहां से जनाबे वाली नया स्केल शुरू करो यहां से, और इसको हमने कौन सा स्केल कहा, केल्विन के। तो ये एब्सोल्यूट स्केल है, असल स्केल है हमारे पास। इसका मतलब ये कि केल्विन का यहाँ पर जीरो है, जीरो के बाद 1 2 चलता 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 चला जा रहा है। तो केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता। केल्विन का जो जीरो है वो -273 सेल्सियस के बराबर है, और ये जो केल्विन का जीरो है ये एब्सोल्यूट जीरो है, असल जीरो है। केल्विन जो टेम्परेचर स्केल है ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसका मतलब इस लॉ में जो टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहा है वो ना तो सेल्सियस में लिखा जाएगा ना फ़ारेनहाइट में लिखा जाएगा, इट मस्ट बी रिटन इन केल्विन। ये जो टेम्परेचर है थर्मोडायनामिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमेशा किस में लिखा जाएगा, केल्विन में, रिमेंबर इट। ओके, तो ये एक बात थी टेम्परेचर की जो मैंने आपको समझानी थी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, बस समझ आ रही होगी। हम ये भी कहते हैं कि अगर V1/T1 बराबर होगा V2/T2 की, क्योंकि V/T किसके बराबर है, कांस्टेंट के। ये इस कांस्टेंट का एग्जैक्टली वही मतलब है कि अगर आप एक दफा किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर को और मास को फिक्स करते हैं तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो जवाब एक दफा बन गया वो कभी तब्दील होने वाला नहीं है। सो V1/T1 हमेशा बराबर होगा V2/T2 बराबर होगा हमेशा V3/T3, और ये कहानी चलती चली जाएगी अप टू Vn/Tn के, और ये सब किसके बराबर होंगे, कांस्टेंट k के इक्वल होंगे, राइट। ये हाँ हमारे पास कहानी किसकी, चार्ल्स की। तो मैं एक बार समराइज कर दूं, हमारे पास सिर्फ दो लॉ हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर गैस के, ठीक है। एक हमारे पास बॉयल्स है और दूसरा हमारे पास चार्ल्स है। केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में आपने एवोगाड्रोस भी पढ़ा हुआ था, या हमारे पास एवोगाड्रोस नहीं है। अब हमने इसके बाद यानी बॉयल्स और चार्ल्स दोनों लॉ को पढ़ने के बाद जर्नल गैस इक्वेशन, जिसको PV=nRT आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी की है, वो हमने ड्राइव करनी है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप एवोगाड्रोस लॉ यूज करते हैं, वो तरीका हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। हमने इसको सेकेंड ईयर फिजिक्स के तरीके से ही करना है। अगर आप इसको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के तरीके से करेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमें फिजिक्स वाला तरीका है, उसी को फॉलो कीजिएगा। अच्छा, तो जो समझने वाली बात है, जब भी आपको बॉयल्स बोला जाए तो आपने क्या करना है, PV=कांस्टेंट, सही है। ये हमेशा आपके पास क्या होगा, बॉयल्स लॉ। जब भी चार्ल्स बोला जाए तो V/T किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें जो T है वो हमेशा याद रखिएगा, इट मस्ट बी यानी लाजमी तौर पर होना चाहिए किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो आज मैं इसको यहीं तक रखूंगा क्लास को, और कल मैं इंशाल्लाह कल देखता हूं, मैं सर से बात करता हूं, तो कल मैं क्लास लूंगा। फिर नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लास है उसमें मैं बॉयल्स और चार्ल्स को दोनों को यूज करते हुए जनरल गैस इक्वेशन प्रूव करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।